हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। जैसे कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 30 तक क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 31st क्वेश्चन देखते हैं। देखो 31st क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, दी अजम्पशंस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इंक्लूड्स। देखो यहाँ पे पैरिटी नहीं पैरिटी थ्योरी है। देखो जो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, यानी जो पीपीपी ट्रिपल पी थ्योरी है, ये अज्यूम करती है एक फ्रिक्शनलेस मार्केट को। यानी इसमें सबसे पहले तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि जो गुड्स है आप उसको ईजिली और बड़े चीप वे में दो कंट्रीज़ के बीच में शिप कर सकते हो। यानी एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से आप अपनी मेन कंट्री में उनको ईजिली चीप रेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी इसमें जो आप अब ये पता क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आप प्राइस डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको आप एलिमिनेट कर रहे हो। अब ये प्राइस डिस्क्रिपेंसीज लोकेशन के कारण अराइज होती है, बट आपने इनको एलिमिनेट ही कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मेन चीज है, इसमें नो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग करेंसीज। देखो ना तो कोई फीस है ना तो कोई चार्ज है। अगर आपने जो करेंसीज एक्सचेंज करनी वो फ्रीली एक्सचेंजेबल है, उसके लिए आपको कोई पैसा इन दी फॉर्म ऑफ फीस या चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। फिर नो रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज। देखो जो आपके ट्रेड बैरियर्स हैं, लाइक जो टैरिफ्स हैं या कोटास है, ये दैट डोंट इम्पीड द फ्लो ऑफ गुड्स। यानी ये कोई आपके जो फ्लो ऑफ गुड्स में कोई ये रुकावट नहीं पैदा करते, क्योंकि ये है ही नहीं है, इनको आप एलिमिनेट कर चुके हो। सो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, no cost of converting currencies, no restriction on movement of commodities, that will be the correct answer for this particular question. क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस इन रिकोर्स टू डिसऑनरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी वो कहते हैं, उन्होंने आपको स्टेप्स दिए हैं, वो कहते हैं आप इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करो। और ये स्टेप्स पता है किसको हाईलाइट कर रहे हैं, अगर आपका कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो रहा है। देखो जो सीक्वेंस इनका बनता है, देखो सबसे पहले तो नोटिस आता है डिसऑनर का, यानी जो होल्डर है वो इन्फॉर्म करता है ड्रॉअर को जिसने इंस्ट्रूमेंट को इशू किया था कि वो टाइम पे ऑनर नहीं हुआ, उसे पैसे नहीं मिले। यानी जो ड्रॉई है उस जिसको पेमेंट मिलनी थी उसको नहीं मिली है। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है नोटिंग का, यानी जो नोटरी पब्लिक है ना, जो नोटिंग में क्या होता है, एक नोटरी पब्लिक है, ये एक अथॉरिटी है, मतलब पावरफुल अथॉरिटी है जिसको डेजिग्नेट किया गया है। वो एक फॉर्मल रिकॉर्ड करती है डिसऑनर का, यानी उनको एक वो आपको एक एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे और लिखत में कर लेंगे, रिटर्न में कर लेंगे कि भाई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको आप वो कह सकते हो, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हुआ है। फिर होगी प्रोटेस्टिंग, यानी ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है नोटरी पब्लिक के द्वारा। यानी जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है ना, तब जो आपकी नोटरी पब्लिक है वो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन इशू करता है प्रोटेस्टिंग की फॉर्म में, जिसे प्रोटेस्टिंग कहा जाता है, जिसमें आपको यूजली कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गए उनके लिए ये की जाती है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप आता है कॉम्पेंसेशन। अब जो ड्रॉअर है या आप इंडोर्सर कह लो, जिसने बिल को ट्रांसफर किया है, वो लायबल हो जाता है कि उसने कंपेंसेट करना है होल्डर को, जितनी भी फेस वैल्यू बनती है इंस्ट्रूमेंट की उतनी वैल्यू उसने कंपेंसेट कर देंगे। इसके अलावा उस जो इंटरेस्ट बनेगा टाइम टू टाइम वो भी पे करना है, और जो प्रोटेस्ट फीस है वो भी लायबल है पे करने के लिए। लास्ट में होती है पेनल्टीज, डिपेंड करता है कि भाई आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें वो डिसऑनर हुआ है। इसके अलावा जितने भी आपकी जो कॉम्पेंसेशन के अलावा जो आपने इंटरेस्ट पे किया है या आपने प्रोटेस्ट फी पे किया, उसके अलावा भी आप एडिशनल पेनल्टीज अप्लाई कर सकते हो डिसऑनर के टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सीक्वेंस है वो है DACBE, where that will be the correct answer for this question। 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो इनकम इलास्टिसिटी है वो आपको मेजर करके बताती है कि जो एक गुड और सर्विस की डिमांड है वो कैसे इन रिस्पॉन्स टू इनकम, अगर आपकी वो इंक्रीज हो रही है, वो चेंज हो रही है। देखो सबसे पहले जो आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जो इनकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल इंस्टेंट नूडल्स की आप एग्जांपल ले सकते हो। सेकंड आती है नेसेसिटीज। देखो नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, बट ये जो इंक्रीज हो रहा है वो नॉर्मल डिक्रीजिंग रेट पे है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, आपका नॉर्मल फूड हो गया, बेसिक क्लोथिंग होगी,
नॉर्मल गुड्स वो है जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी मोर देन प्रोपोर्शनली विद इनकम, यानी इनकम जितनी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही, नॉर्मल गुड्स की डिमांड उस प्रोपोर्शन से ज्यादा इंक्रीज होगी। इसकी अगर एग्जांपल दूं तो रेस्टोरेंट की मील्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फिर आती हैं सर्विसेज। इनकम इलास्टिसिटी वेरी करती है, बहुत जनरली वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी। अब ट्रैवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस चीज की बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट में आती है लग्जरीज। देखो डिमांड सिग्निफिकेंटली फास्टर इंक्रीज होगी इन रिस्पॉन्स टू इनकम। अगर मैं आपको कहूँ लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथिंग विल बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। सो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है पहले इंफीरियर गुड जिनकी इनवर्स है, यानी अगर वो इनकम बढ़ेगी उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और फिर आएंगी नेसेसिटीज, फिर आएंगे नॉर्मल गुड्स, फिर सर्विसेज और लग्जरीज। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। आपको 80 करने का ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स दिया है और आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं। देखो जो 80 करने का ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है ये आपको मेजर करके बताता है ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस इकोनॉमिक, पर्सनल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। चार में जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसको अगर चार ये मेन डायमेंशंस पे मेजर करके आपको 80 करने का ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स बताएगा। देखो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख सकते हो। देखो जो आपका 80 करने ग्लोबलाइजेशन, उसका नाम ही बताता है कि ये ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है। सबसे पहले आती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जो आपका मेन फोकस है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फ्लोज पे, यानी एफडीआई किस तरीके से फ्लो कर रही है। फिर आती है पर्सनल इंटीग्रेशन, यानी आपको ये कैप्चर करके बताएगा जो इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रैवल के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं। जो आपका टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है इसका मतलब ये हुआ जो आपके इंटरनेट यूजर्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है और यूजर्स कितने हाई लेवल तक हैं। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में आपको पता चलेगा, ये मेजर करेगी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के थ्रू कितनी हो रही है कंट्रीज के बीच में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी, यानी ए मैचेस थर्ड ऑप्शन, बी फर्स्ट, सी सेकंड, डी फोर्थ। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहला, इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल दूसरा, इंटरनेट यूजर्स तीसरा, या रेटिफिकेशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रीटीज चौथा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, आपने जो उसकी पर्पस एप्लीकेबिलिटी उसके साथ उसको मैच करना है। देखो हर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो ये ज्यूम करता है कि जो फर्म है वो कंटिन्यू करेगी ऑपरेशन जितना भी कमिंग फोर्सिबल फ्यूचर है, यानी ये इनअप्रोप्रिएट है बैंकरप्सी के लिए। ठीक है, इसका जो आपका उन्होंने दी हुई है आपको ऑप्शंस 10 से एन। ऑप्शन नंबर 3 एन इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर फर्म अंडरगोइंग बैंकरप्सी। ठीक है, फिर आती है कंसिस्टेंसी। इसमें आप सेम अकाउंटिंग मेथड्स को अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स कंपेरेबिलिटी करने के लिए यूज करते हो। अगर ये चीज आप यूज करोगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आप जो एसेट्स हैं इनको वैल्यू किया जाता है उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट में, यानी कि एक नॉर्मल बेसिस है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल बेसिस है अकाउंटिंग का। मटीरियलिटी में जो जजमेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं, रिलेटिव इंपॉर्टेंस आप एक आइटम या इवेंट को कितनी दे रहे हो उसके बेसिस पे। सो ऑप्शन नंबर डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे 36th क्वेश्चन पे चलते हैं। 36th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मैच अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। उन्होंने आपको दो लिस्ट दे दी, आपने स्केड्यूल्स दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के और उनके अंडरलाइन थीम्स। देखो जो स्केड्यूल्स है कंपनीज एक्ट 2013 के, उसमें कुछ स्पेसिफिक, हर एक स्केड्यूल में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। जो आपका स्केड्यूल 1 है इसमें जितना भी आपका मॉडल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA है, हर डिफरेंट टाइप की कंपनी के लिए क्या रहने वाला है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। स्केड्यूल सेकंड स्पेसिफाई करता है जो कोड रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, यानी जो रूल्स और रेगुलेशंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने फॉलो करने होते हैं। जो स्केड्यूल 3 है ये आउटलाइन करता है क्या फॉर्मेट रहेगा अगर आपने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करना है। और जो स्केड्यूल 4 है ये डिफाइन करता है जो रेट्स आप यूज करोगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हर एक डिफरेंट एसेट क्लास के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखो।
37th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी अ माइनर्स एग्रीमेंट। देखो जब जो माइनर का एग्रीमेंट है उसको जनरली वाइडेबल कंसीडर किया जाता है, बट जब एक बार जो माइनर है वो मेजोरिटी पे पहुंच सकता है तो उसके पास ऑप्शंस हैं, या तो वो जो रेटिफाई है नॉट, पहले रेटिफाई का एक ध्यान से समझो। रेटिफाई वर्ड का अगर इस क्वेश्चन में यूज हुआ है, रेटिफाई का क्या मीनिंग है, नॉट एप्लीकेबल, यानी दे कैन नॉट वैलिडेट अ वॉइडेबल एग्रीमेंट। ये ध्यान से लाइन समझो। देखो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल है, चाहे माइनर मेजॉरिटी पे भी पहुंच गया, बट वो एग्रीमेंट को आप वैलिड नहीं कर सकते, सो रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अवॉइड डिक्लेयर द एग्रीमेंट नल एंड वॉइड, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं 38th क्वेश्चन पे, फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। देखो जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है उसका मेन फोकस है कंपनी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस किस प्रकार से फॉलो कर रही है। देखो इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट आ जाता है, यानी इवेल्युएट किया जाता है कितनी इफेक्टिवनेस से जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है कंपनी का वो काम कर रहा है। कॉम्प्लायंस ऑडिट होता है, यानी असेस किया जाता है कि कंपनी जितने भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट एक्ट्स के द्वारा, उनके साथ अधेयर कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, परमिट्स जो है रिक्वायर्ड है कंपनी के पास हैं। फिर आती है साइट प्रॉपर्टी ऑडिट, यानी एग्जामिन किया जाता है क्या पोटेंशियल इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज एक प्रॉपर्टी की बनती है, यो एक प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी ACD EMS ऑडिट, compliance audit and side property audit will be the correct answer for this particular question। देखो जो आपका सोशल ऑडिट है उसका कोई लेना देना नहीं है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ। जो आपका एनर्जी ऑडिट है ये फोकस करता है कि भाई एनर्जी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, बट मे बी इंक्लूडेड इन कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल ऑडिट, ना कि सिंपल इन्वायरमेंटल ऑडिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन में, अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल समरी मेजर ऑफ डाटा दैट डिस्प्लेस। देखो जो बॉक्स प्लॉट है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें मीडियन आ जाता है, यानी ये मिडल वैल्यू होती है जब डाटा को आप एक ऑर्डर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करते हो। क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, यानी लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो जो डाटा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, वो होते हैं क्वार्टाइल्स। फिर आते हैं आउटलायर्स, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है जो विस्कर दैट वर बियॉन्ड द विस्कर्स ऑफ बॉक्स प्लॉट, यानी जो बिल्कुल बाहर वैल्यूज है। सो C, D and B will be the correct answer। ऑप्शन नंबर C will be the correct answer for this question। देखो जो मीन और मोड है, ऑल्दो वो नॉट जो बॉक्स प्लॉट है उसमें ऑल्दो आप उसको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करते, बट जो मीन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द सिंबल विद इन दी बॉक्स। ठीक है, 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was of the opinion that labor was the father of wealth and it must be included in any estimate of national wealth। देखो जो विलियम पेटी था, बीइंग अ 17th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट, उसने आर्ग्यू किया था कि जो लेबर है उसने बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वेल्थ को क्रिएट करने में। सो उसने क्या किया, उसने जो लेबर की वैल्यू है उसको अपने एस्टिमेट्स में नेशनल वेल्थ के इंक्लूड कर दिया, यानी वो डेविएट कर रहा था। जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो सबसे अलग था, यानी जो कॉमन व्यू थे उस टाइम पे उससे सबसे अलग व्यू विलियम पेटी ने दिया था, जिसने लेबर की वैल्यू को अपने एस्टिमेट्स में इंक्लूड कर लिया था। सो ऑप्शन नंबर बी विलियम पेटी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको फादर ऑफ नेशनल वेल्थ कहा गया है। अब 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। देखो अगर हम बात करें परसेप्शन की तो उसमें दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इंटरनल फैक्टर यानी जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस वगैरह वो दोनों आ जाते हैं। अगर हम ध्यान से बात करें और गौर से बात करें, जो वाइल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेप करते हैं आप स्टिमुली को देखते किस तरीके से, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है, यानी ये एक एक्सटर्नल फैक्टर ही नहीं है इट्सेल्फ, यानी इट्स नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इट्सेल्फ। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी स्टिमुली की सिलेक्शन को, आपने चीज़ों को सिलेक्ट किस प्रकार करना है, उसमें सबसे पहले आती है फैमिलियरिटी, यानी जो आप कितनी ज़्यादा अटेंशन अपने फैमिलियर ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हो उसको कितनी अटेंशन देते हो,
इन अगर हम इस चीज को कंपेयर करें विद अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट। फिर आती है रेपिटेशन, आपका जो रिपीटेड एक्सपोजर है स्टिमुलस को लेके, यानी आप जो चीज को बार बार देखते हो उसको आप कितनी आपके उस चीज की अटेंशन ग्रैबिंग पावर कितनी है। यानी कई बार कई चीज़ों आप दूसरी बार देख के बोर हो जाते हो, पर जिंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप बार बार देखते ही रहते हो। फिर आती है नोवेल्टी, यानी जितनी नई और अनयूजुअल स्टिमुली मिलेगी उतना ही आप उसका आपकी अटेंशन वो कैप्चर करेगी, आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। सो सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, और रेस्ट जो आपके फैमिलियरिटी, रेपिटेशन और नोवेल्टी वो तीनों ही एक्सटर्नल फैक्टर है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 42 क्वेश्चन पे। एज सजेस्टेड बाय कॉलिंस अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप लेवल्स इन सीक्वेंशियली हायर ऑर्डर। देखो जो जिम कॉलिंस, जिस कॉलिंस का यहाँ पे जिक्र हुआ वो था जिम कॉलिंस, जिसने अपनी बुक गुड टू ग्रेट में एक हिरार्की लीडरशिप की प्रेजेंट की थी। यानी सबसे पहले आता हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, जो अब ये हाईली कैपेबल इंडिविजुअल पोजेस करता है बेसिक स्किल्स और टैलेंट जो एक रोल के लिए जरूरी है। फिर आते हैं कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, जो अफेक्टिवली काम करते हैं अपनी टीम के अंदर और उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है कॉम्पिटेंट मैनेजर, जो ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है और जितने भी टास्क हो रहे हैं उनको अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करता है। अफेक्टिव लीडर ये मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है दूसरों की, ताकि गोल्स को टाइम पे अचीव किया जा सके। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव, ये आपकी ओवरऑल विजन और डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सेट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी CEADB विल बी द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज। देखो जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और जो आपका इनकम इफेक्ट है, ये दोनों इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई प्राइस का जो चेंज होगा उसका किस प्रकार इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड पे। यानी प्राइस तो देखो चेंज होगा ही होगा, अब उस प्राइस चेंज का डिमांड पे किस प्रकार इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको दोनों इफेक्ट्स बताते हैं। देखो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जब आपके गुड का प्राइस बढ़ता है और जो कंज्यूमर है उसकी टेंडेंसी क्या है, वो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा टूवर्ड्स चीपर अल्टरनेटिव्स। अब जो इसका इंपैक्ट है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी कितनी है सब्स्टिट्यूट की और क्लोजनेस कितनी है सब्स्टिट्यूट, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और जो इनकम इफेक्ट है, देखो जब एक प्राइस चेंज होगा वो अफेक्ट करेगा ओवरऑल परचेजिंग पावर क्या रहने वाली है। सो अगर एक गुड ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो कंज्यूमर के पास कम पैसा होता है कि वो दूसरों चीज़ों को खरीद पाते हैं, इवन इफ दे आरंट सब्स्टिट्यूट, चाहे उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। सो जो इनकम इफेक्ट है वो जनरली हमेशा स्मॉलर होगा। अब जो ऑप्शन ए है इसमें वो सबसे ज़्यादा सेट बैठती है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है वो स्पेंड नहीं करते अपना इनकम का लार्ज पोर्शन एक सिंगल गुड पर। सो जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा एक आइटम के लिए, बट might not significantly impact the overall purchasing power, यानी इनकम इफेक्ट पे उसका इतना असर नहीं होगा। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है जिसमें आप अल्टरनेटिव ढूंढते हो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर हम ध्यान से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कंज्यूमर यूजेस स्पेंड ऑन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which one of the following values is not a part of OCTA-PACE framework? नहीं 46 नहीं, पहले 44 एक छूट गया। Which one of the group of following countries are member of ASEAN? देखो जो एशियन है यानी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 मेंबर कंट्रीज है। आप 10 मेंबर कंट्रीज का नाम सुन लो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो ब्रूनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 कंट्रीज हैं जो एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की मेंबर है। ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर ए, लाओस, कंबोडिया एंड ब्रूनेई, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of following values is not a part of OCTA-PACE framework? देखो जो OCTA-PACE framework है ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टूल है जिसे यूज किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए और डेवलपमेंट के लिए। मेन इसके 8 की एरियाज है।
O stands for objectives, C for clarity, T for teamwork, A का मतलब अकाउंटेबिलिटी, P का प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, A का एक्शन ओरिएंटेशन, C का कम्युनिकेशन, E का इवेल्युएशन। सो जो ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क की वैल्यू है वो है एक्सटेंशन। उन्होंने कहा विच ऑफ द नॉट आ पार्ट, देखो ओपननेस, प्रोएक्टिविटी, ऑटोनॉमी, तीनों पार्ट्स है। ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन का कोई लेना देना नहीं है। सो एक्सटेंशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क। 46वें क्वेश्चन पे चलो। When the income of minor child is clubbed with the income of mother or father, how much the deduction will be allowed to mother or father? देखो इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के दौरान जब माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाता है उसकी पेरेंट की इनकम के साथ, जो पेरेंट है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है ₹1500 पर माइनर चाइल्ड पर ईयर। एक साल में एक माइनर बच्चे का 1500 रुपये डिडक्शन मिलेगी। अब ये एप्लीकेबल ओनली इफ द पेरेंट ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। नए टैक्स रिजाइम में जो इशू हुआ है उसमें तो ये प्रोविजन को खत्म ही कर दिया गया। सो ऑप्शन नंबर ए 1500। इस टाइम में इस जो ये पुराना क्वेश्चन है इस टाइम में तो इसका आंसर 1500 था, बट अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है नए रिजाइम में तो उसमें तो इसकी प्रोविजन ही नहीं है। 47th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर कस्टमर्स विच आर द एरियाज ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न, देखो जो कस्टमर्स हैं अब इंक्रीजिंगली उनका कंसर्न कंपनी की एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस को लेके बढ़ रहा है। सो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। प्रोडक्ट की सेफ्टी, देखो हर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हो और उनको कोई भी हेल्थ और सेफ्टी रिस्क अराइज ना हो उस प्रोडक्ट के यूज से। फेयर प्राइस, हर कस्टमर की ज़रूरत है आज के टाइम पे कि उसको ये बिल्कुल ठीक लगे जितना प्राइस उसने पे किया वो उसके लिए जायज़ है। कोई अननेसेसरी हायर अमाउंट नहीं उससे चार्ज किया गया, यानी जितनी पैसा उसने दिया उतनी उसको वैल्यू मिल रही है। तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्मेशन, देखो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर उनके पास मिल जाए। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, फॉर कस्टमर विच आर एरियाज ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर डी ABE यानी प्रोडक्ट की सेफ्टी, फेयर प्राइस और प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड इंफॉर्मेशन विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो जो फेयर वेजेस है ऑल्दो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बट इसका डायरेक्टली कोई कस्टमर के साथ कोई लेना देना नहीं। कस्टमर को क्या मतलब है कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दे रहे हो, उनका इस चीज़ का बाइंग डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये एक इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है और इसका भी कस्टमर के कंसर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। 48वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, देखो हर एक मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। अब जो ये डिफरेंसेस हैं ये कई डिफरेंसेस के बेसिस कंपटीशन है, कई के प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें सेलर्स तो बहुत होंगे बट वो हमेशा सिमिलर बट नॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लाइक क्लोथिंग के ब्रांड्स होंगे। ओलिगोपोली में सेलर्स बहुत कम होंगे, वो मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ऑफन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होंगे, लाइक जैसे सेलफोन कंपनीज। ड्यूओपोली में 2 डोमिनेंट सेलर्स होंगे मार्केट में। अब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज लगा लो। सो ऑप्शन नंबर बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ड्यूओपोली विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है। अब इसमें आइडेंटिकल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं और इसमें बायर सेलर भी बहुत ज़्यादा है। मोनोपोली में सिंगल सेलर है जिसका एक यूनिक प्रोडक्ट है। सो इन चीज़ों का अगर ध्यान दे तो 48 का में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 उन्होंने आपको 2 लिस्ट दी है। लिस्ट 1 मोटिव दिए ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। देखो जो आपका ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन में वो उस अलग अलग मोटिव्स उसको ड्राइव करते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग मोटिव्स पे। अचीवमेंट, आपकी क्या डिज़ायर है अकम्पलिशमेंट को लेके, एक्सीलेंस को लेके। सो डायरेक्टली कंसर्न फॉर एक्सीलेंस के साथ ये रिलेटेड है। कंट्रोल, ज़रूरत क्या है आपको पावर की, कौन सी चीज़ें आप इन्फ्लुएंस करते हो, सिक्योरिटी की ज़रूरत कितनी है। कंसर्न फॉर ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट एक्सटेंशन,
डिजायर कितनी है आपके, आप इम्पैक्ट कितना डालना चाहते हो, क्या आप एक कोई मार्क को छोड़ना चाहते हो, और आप कितनी रिकॉग्निशन दूसरों के द्वारा चाहते हो, यानी कंसर्न फॉर अदर्स। डिपेंडेंसी, नीड कितनी है एफिलिएशन की, सिक्योरिटी की, बिलोंगिंग की, कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। सो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ऑप्शन नंबर डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे 50वें क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट वेन। देखो जो एक पॉइंट एस्टिमेटर है वो एक स्टैट है जिसको यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन पैरामीटर यानी मीन, प्रोपोर्शन। अब जो एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है उसकी कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कंसिस्टेंसी क्या कहती है, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो ज़्यादा क्लोजर जाएगा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर जो रहने वाला है उस वैल्यू के वो ज़्यादा नज़दीक जाएगा। जितना स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होगा उतना डिजायरेबल बट इजंट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी इसका ऑल्दो ये चीज़ डिजायरेबल है बट कंसिस्टेंसी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अब जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो दैट बीइंग इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बट डजंट नेसेसरली गारंटी कंसिस्टेंसी, इसका भी कंसिस्टेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं। सो जितनी भी आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है that also isn't a specific criteria for consistency. So इन चीज़ों से अगर मैं बताऊं तो that option number C, it tends to be closer to population parameter as the sample size become larger will be the correct answer for this particular question. आगे बढ़ते हैं 51st क्वेश्चन पे। In case of two variables, the estimated regression equation is y is equal to 60 plus 5x. The total sum of squares is 15,730 and sum of square due to error is 1530. The estimated regression line based on information is। देखो जो आपको ये चीज़ें दी गई हैं इसमें जो टोटल सम है स्क्वायर्स का एसएसटी वो रिप्रेजेंट करता है टोटल वेरिएशन कितनी है डिपेंडेंट वेरिएबल में। जो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर एसएससी है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन कितनी है वाई में, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन। और जो गुड फिट होता है वो सिग्निफाई करता है कि जो रिग्रेशन लाइन है वो कैप्चर कर रही है सब्सटेंशियल पोर्शन टोटल वेरिएशन का जो वाई में हो रही है। सो अगर हम इस केस की बात करें जो एसएससी है तो 1530 का वो लो है, अगर उसको एसएसटी के साथ कंपेयर किया जाए जो 15,730 है। सो जो ये इंडिकेट करता है कि जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन वाई में हो रही है। सो सजेस्टिंग अ गुड फिट। सो इससे जो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 52 पे चलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एम्प्टर अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो जो कवीट एम्प्टर है ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है लेट द बायर बी वेयर, यानी ये तब अप्लाई करता है जब बायर एक की, यानी ये सिंपल ये कहता है कि बायर की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने गुड्स को खरीदने से पहले उनको इंस्पेक्ट करना है, उनको अच्छे से इवेल्युएट करना है। सो ये स्पेशली ट्रू तब होगी जब द बायर डजंट रिलाई ऑन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस और वारंटी फ्रॉम द सेलर, यानी जब बायर इन चीज़ों पे रिलाई ही नहीं करता जो डिस्क्रिप्शन उसको सेलर दे रहा है, और जो बायर है उसके पास पूरी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो गुड्स को थॉरली एग्जामिन कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, buyer beware will be the correct answer, यानी when the buyer does not intimate the purpose to the seller and depends upon his own skill and judgment। 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहते हैं इन totalitarianism called authoritarianism individual freedom is subordinated to power of authority of a group or state, which of the following is not a type of totalitarianism। देखो जो totalitarianism है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो स्टेट है वो कंट्रोल करती है जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। अगर मैं आपको इसकी कुछ कॉमन टाइप्स बताऊं तो एक होती है थियोक्रेटिक, यानी अब ये बेस होती है जो आपकी रिलीजियस अथॉरिटी है। राइट विंग यानी आपकी जो पावर कंसेंट्रेट होती है स्ट्रॉन्ग ऑफन नेशनलिस्टिक लीडर या पार्टी के पास। फिर आता है ट्राइबल, यानी इसमें जो बेसिस है वो लॉयल्टी है एक पर्टिकुलर ट्राइब या एथनिसिटी को लेके। सो ऑप्शन नंबर डी कंजर्वेटिव विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज हैं जनरली एडवोकेट करती हैं लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है यानी ये उनको डिस्टिंक्ट बनाती हैं टोटलिटेरियनिज्म सिस्टम से, यानी कंजर्वेटिज्म का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है टोटलिटेरियनिज्म के साथ। 54th क्वेश्चन पे चलते हैं। दो लिस्टें दी हुई हैं, टेक्निक्स दी गई हैं
और फीचर दिया गया। देखो जो नेटिंग है इसमें आप ग्रुपिंग करते हो, यानी ग्रुपिंग ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट करेंसीज टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कैश मैनेजमेंट के लिए। जब आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस करना है तब आप ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शंस को, यानी एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ऑफसेटिंग करने के लिए ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर देते हो अलग अलग करेंसीज में। फाइनेंशियल हेज में आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हो, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस को यूज किया जाता है जो आपके पोटेंशियल लॉसेस होने वाले हैं एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से, उनको ऑफसेट करने के लिए। नेचुरल हेज में, यानी ये इसमें आप बिजनेस एक्टिविटीज को इस तरीके से करते हो जो नेचुरली ऑफसेट कर देती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, यानी नेचुरली मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही सेम करेंसी में करते हो। पूलिंग में, यानी इसमें आप सेंट्रलाइज कर देते हो मैनेजमेंट, यानी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करते हो सरप्लस कैश की फ्रॉम सब्सिडरीज इन वेरियस कंट्रीज। जितनी भी आपकी सब्सिडरी अलग अलग कंट्रीज में है उनसे जो आपके पास सरप्लस कैश है उसकी आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करते हो। सो ऑप्शन नंबर बी आपका ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट विल बी दी, अगर आप ध्यान से देखो, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 55th क्वेश्चन पे चलते हैं। The sales chap in which a salesperson learns as much as possible about a prospective customer before making a sales call is known as। देखो जो प्री अप्रोच स्टेज होती है वो क्रूशियल है सेल्स पीपल के लिए। अगर उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है पोटेंशियल कस्टमर्स को लेके उनसे इनिशियल कांटेक्ट करने से पहले, तो इसमें सबसे पहले नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर समझोगे आप कस्टमर की इंडस्ट्री को, कंपनी को आप समझोगे, फिर रिसर्च करोगे कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग और कस्टमर का बाइंग प्रोसेस क्या रहता है। सो अब अगर आप थॉरली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हो तो जो सेल्स पीपल है वो टेलर कर सकते हैं अपनी अप्रोच को, अपनी प्रेजेंटेशन को और सोल्यूशंस को, ताकि जो रेसोनेट किया जा सके कस्टमर की स्पेसिफिक सिचुएशन को। सो ऑप्शन नंबर 6 प्री अप्रोच विल बी द करेक्ट आंसर। 56th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the interventions can be used to manage the anxiety created by mergers and acquisitions? देखो जब आप स्पीड अप करते हो अपने इंटीग्रेशन प्रोसेस को, ये असलियत में एंजाइटी को इंक्रीज कर देता है। यानी अब ये एंजाइटी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, और जो आपके डिसएंगेजमेंट एफर्ट्स हैं लाइक आपके टर्मिनेशन सेरेमनीज, ये काउंटर प्रोडक्टिव है एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। अगर मैं आपको मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस की बात करूं इस क्वेश्चन में, आर्टिकुलेटिंग अ न्यू विजन, कॉमन गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिंबल्स, यानी ये चीज एक तो क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन देती है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट हो जाती है। एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी इसमें इक्विप करोगे आप एम्प्लॉयज को, उनको टूल्स दोगे ताकि वो चेंज के साथ कोप अप कर पाए और नेविगेट कर पाए इमोशनल चैलेंजेस जो अब वो मर्जर और एक्विजिशंस में फेस कर रहे हैं। सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, फ्रेंड, सुपरवाइजर एंड कोवर्कर। सो एक जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क होगा उतनी ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वेलबींग होगी ट्रांजिशन के टाइम पे। सो अगर सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ACE, यानी स्पीडिंग अप इंटीग्रेशन प्रोसेस, सी एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, E social support from spouse, friends, supervisor and co-worker will be the correct answer। 57th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which one of the following normative ethical theories has net benefit from decision as consideration in ethical decision making? Ethics जो आपकी ethical theory है net benefit की, उसमें जो आपका मेन है यूटिलिटेरिज्म, लाइक अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं, एथिक्स ऑफ ड्यूटी, यानी मेन आपका फोकस है कि आपने मॉरल रूल्स और ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंश्योर करनी है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बेनिफिट्स और बर्डन्स की सोसाइटी में,
स्टॉक होल्डर्स एथिक्स, प्रायोरिटाइज करना कि भाई जितना हो सके उतनी आप मैक्सिमाइज करो शेयर होल्डर की वेल्थ को। सो जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये एम्फेसाइज करता है मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस को और वेलबींग को, जितना हो सके उतने लोगों के लिए। सो जो ये है ये अलाइन करता है विद कॉन्सेप्ट ऑफ नेट बेनिफिट बाय कंसीडरिंग ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन। 58th क्वेश्चन पे चलते हैं। The practice of setting a price target by the firm and then developing a product that would allow the firm to maximize total profits at the price is called। ध्यान से सुनो, जो प्रेस्टीज प्राइसिंग है ये एक हायर प्राइस सेट करती है लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी के कन्वे करने के लिए। प्राइस लाइनिंग में प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया जाता है स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट्स पे। प्राइस मैचिंग में आप अलाइन करते हो प्राइस को कॉम्पिटिटर की ऑफरिंग के साथ। अब जो वैल्यू प्राइसिंग है इसमें आप एक प्राइस सेट करते हो। अब ये जो इसके प्राइस सेटिंग के बेसिस होंगे वो होगी परसीव्ड वैल्यू कस्टमर, जो यानी जो वैल्यू कस्टमर्स परसीव कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस उनको मिल रहा है। सो ये अलाइन करता है विद टारगेट प्राइस अप्रोच के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी वैल्यू प्राइसिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिवैम्प्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स। देखो जो 2023 अमेंडमेंट की गई है कॉम्पिटिशन एक्ट में, उसने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फॉर सीसीआई नोटिफिकेशन, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 2000 करोड़ को, जो एक रेलेवेंट है। असेसमेंट टाइमलाइन रिडक्शन, यानी इसको रिड्यूस किया गया 210 से 150 दिनों में, जो एक फास्टर प्रोसेस है। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स, इनको रिप्लेस कर दिया गया, जो आपके डीलिंग एग्रीमेंट्स को रिप्लेस कर दिया गया एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स के साथ, जो एक जस्ट टर्मिनोलॉजी को अपडेट किया गया है। ब्रॉडन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, यानी एंटिटीज नॉट इन द सेम ट्रेड कैन बी इंक्लूडिंग, यानी स्कोप को और वाइडर कर दिया गया है। रीडिफाइंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यानी प्रैक्टिसेस लाइक आपके जो टाई अप्स, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको और क्लैरिफिकेशन दी गई है और डिटेल में समझाया गया। सो इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर डी, जितने भी ऑप्शन दी गए हैं वो सारे की सारी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी की सारी ही करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन करेंसी। ध्यान से समझो, एक्सपोर्टर इनवॉइस करेंसी ये आपकी इंटरवेंशन करेंसी नहीं है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंसी ये आपकी इंटरवेंशन करेंसी हो सकती है बट हर बार नहीं। व्हीकल करेंसी, ये करेंसी को आप यूज करते हो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि कोट करने के लिए। सो इन शॉर्ट जो आपकी इंटरवेंशन करेंसी है ये वो करेंसी है जिसमें जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है एक्सचेंज रेट, इन विच अ डोमेस्टिक करेंसीज एक्सचेंज रेट इज कोटेड, यानी आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री के एक्सचेंज रेट को कोट करते हो। यानी जो ये करेंसी है ये ऑफन मेजॉरिटी में इंटरनेशनल करेंसी लाइक यूएसडी, यूरो और जेपीवाई होती है। सो ऑप्शन नंबर सी कोटेड करेंसी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।